बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमला रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमला। तो आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। यूनिट नंबर 14 रिस्पायरेशन बायोलॉजी सेकंड ईयर का जो पहला चैप्टर है वो हमने ख़त्म कर लिया है। तो आज हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे, एक्सरसाइज रिव्यू क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जिसका आंसर उसमें नहीं है वो देखेंगे, बुक में नहीं है या उस तरह शो नहीं हुआ हुआ उस तरह देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू है, जब ब्लड जो है लीव करता है कैपिलरी बेड को, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स को लीव करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होती है? हमने क्या पढ़ा था? कार्बन डाइऑक्साइड किस वेज में, किन किन वेज में ट्रांसपोर्ट होती है? बाइकार्बोनेट आयन में होती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में होती है और प्लाज्मा की फॉर्म में होती है। अब देखें इधर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो नहीं है ना, हमारे पास प्लाज्मा लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या है? बाइकार्बोनेट आयन, मतलब कि बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होगी। अब व्हेन यू इनहेल द डायाफ्राम, हमने क्या देखा था? इंस्पायरेशन में क्या होता था? इंस्पायरेशन में डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता था। अब जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता था, उसकी जो डोम शेप थी वो फ्लैटन हो जाती थी, तो मतलब वो डाउनवर्ड मूव करता था। अगला देखते हैं, विद विच अदर सिस्टम रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो रिलेटेड है इन एक्सचेंजिंग गैसेज बिटवीन सेल्स एंड एनवायरनमेंट। जैसे हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्ट होती है ना, इस तरह हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। इधर हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम से ये रिलेटेड है क्योंकि उसमें ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। अब चौथे हम क्यू देख लेते हैं कि रिस्पिरेटरी सरफेस कौन सा है। तो हमने देखा था जो रिस्पिरेटरी सरफेस है ह्यूमन में वो एल्वुलाई है, जिसकी हमने प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी। अब अगला हम देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। हमने देखा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है, बाउंड टू हीमोग्लोबिन। अब जो लेटरल वॉल्स हैं, मतलब बैक वॉल्स हैं चेस्ट कैविटी की, वो किस से बनी होती हैं? हमने देखा रिब्स होती हैं, मतलब कि इनसाइड जो वॉल्स हैं वो किस से बनी होती हैं? रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स। ये भी हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेंटिलेशन में ये चीज़ देखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर जो है इफेक्टिव इन एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन मैन। अब रेट ऑफ ब्रीथिंग कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? पहला देख लेते हैं। अगर ऑक्सीजन कम होगी फिर तो ब्रीथिंग इंक्रीज नहीं होगी। अगर टिश्यूज़ में, ब्लड में कम होगी ऑक्सीजन फिर भी नहीं होगी। अगर टिश्यूज़ में होगी फिर भी नहीं होगी। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में होगी फिर भी नहीं होगी। अगर ब्लड में एक्सेस हो कार्बन डाइऑक्साइड की तो एक्सपायरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। इस तरह हमारे पास रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द बॉडीज रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन इनटू एल्वुलाई। यही बात है, मतलब कि इंक्रीज रेट ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक्सक्रीशन जो है एल्वुलाई में, वो कब इंक्रीज होगी? जब हमारे पास एल्वुलर एयर जो है, एल्वुलाई का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होगा और ब्लड में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन होगी। इस तरह हमारे पास रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन इनटू एल्वुलाई इंक्रीज होगी। ब्रीथिंग किस तरह का मैकेनिज्म है? ब्रीथिंग वेंटिलेशन है, ये हमने पहले भी देखा। कौन सा इवेंट है जो एक्सपायरेशन में नहीं होता? हम देखा कॉन्ट्रैक्शन जो है डायाफ्राम की वो नहीं होती, जबकि हमारे पास रिब के जो है बैकवर्ड डाउनवर्ड मूव करता है, मोर डोम शेम होती है, रिलैक्सेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की होती है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की होती है। जो एक चीज़ नहीं होती एक्सपायरेशन में वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, मतलब कि रिलैक्सेशन होती है। अब रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स की बात की जाए तो हमने देखा था रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स हीमोग्लोबिन हो मायोग्लोबिन हो वो रिवर्सिबली ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं। अब ये तो सीक्वेंस बताई गई है। सबसे पहले आता है हमारे पास फेरिंग्स, लिरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स और एल्वुलाई। ये बाकी जो क्वेश्चन है ये आसान आसान ही है, मतलब सारे बुक से ही हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन है ना, सिर्फ ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का डिफरेंस आया हुआ है। अब इसमें हम क्या क्या डिफरेंस बना सकते हैं? हमने 3 नंबर का हमारे पास सवाल आ सकता है, इसके 4 डिफरेंस हमने बनाने हैं। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो है इसे हम ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन कहते हैं, जबकि इंटरनल रिस्पायरेशन को सेलुलर रिस्पायरेशन है। अब सेलुलर रिस्पायरेशन है तो इसमें हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन चेन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होती है, इनकी स्टेप बाय स्टेप होती है। उसके बाद रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो हमारे पास एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, जिसे हम वेंटिलेशन कहते हैं या ब्रीथिंग भी कहते हैं।
तो अब सेलुलर रिस्पायरेशन सेल्स के अंदर होता है, तो इट अकर्स इनसाइड द सेल। ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन रिस्पायरेटरी लंग्स और गिल्स के ज़रिए से होता है, तो इसे हम ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अब हमने क्या कहा था, सेलुलर रिस्पायरेशन में कैटाबॉलिक प्रोसेस है, तो एटीपी प्रोड्यूस होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो सेलुलर और इंटरनल रिस्पायरेशन में एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। ऑन द अदर हैंड जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है उसमें एटीपी प्रोड्यूस डायरेक्टली नहीं हो रहा। अब इंटरनल रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। वही रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। और जबकि ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उसकी एक्सचेंज होती है, मतलब ट्रांसपोर्ट होती है। अपर और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक के इतने को डिफरेंसेस नहीं है। अपर रिस्पायरेटरी बस ये बता दें इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी और फिरिंग्स आती है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में लेरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई, लंग्स आ जाती है। अगला देखते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। अब इसके भी हम तीन डिफरेंस बनाएंगे। सबसे पहले ब्रोंकाई देख लेते हैं क्या होता है। मतलब ट्रैकिया डिवाइड करे, दो स्मॉल ट्यूब्स बनाए, कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। जबकि सेकेंडरी ब्रोंकाई में सी शेप कार्टिलेजेस जो होती हैं, कार्टिलेजेस पेज से हमारे पर रिप्लेस हो जाती हैं। और ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, अगर ब्रोंकाई डिवाइड करती जाए, कंटिन्यू ब्रांच करती रहे, वो ब्रोंक्यूल्स बना दे जो कि 1 <1 mm इन डायमीटर होते हैं। ब्रोंकी के अंदर वही कार्टिलेज होते हैं जैसे ट्रैकिया में होते हैं। ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रांचेस जो होती हैं इनमें कोई कार्टिलेज स्ट्रक्चर नहीं होते। अब जो कार्टिलेज और म्यूकस मेम्ब्रेन है प्राइमरी ब्रोंकाई का, वो ट्रैकिया के जैसा होता है। जब और रिस्पिरेटरी एपिथेलियम म्यूकस मेम्ब्रेन से ये लाइंड होता है, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम से लाइंड होता है। जबकि ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो सर्कुलर स्मूथ मसल से बने होते हैं। ये तीन डिफरेंस बन गए। एक में एक जो होता है ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं <1 mm डायमीटर, और ब्रोंकी जो होते हैं <1 mm डायमीटर होते हैं। ब्रोंकाई में सेम कार्टिलेजेस रिंग एज ट्रैकिया होता है। ब्रोंक्यूल्स में नो कार्टिलेजेस प्लेट्स होती हैं। तो जो ब्रोंकाई है उसमें कलमनर एपिथेलियम उसकी लेयर होती है। ब्रोंक्यूल्स में सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं। अब हम अगला देखते हैं ऑक्सीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सीमोग्लोबिन। तो इसमें हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करे एट हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ब्राइट रेड कलर के बनाए, तो हमारे पास ऑक्सीमोग्लोबिन होती है। 97% ऑक्सीजन इसी तरह से होती है, इसे हम ऑक्सीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ऑक्सीजन की अगर लो कंसंट्रेशन हो और प्रेशर लेस प्रेशर हो, एल्वुलाई में ऑक्सीजन भी लो हो, प्रेशर भी लेस हो, रिएक्शन उल्टा हो जाता है। ऑक्सीमोग्लोबिन जो है वो स्प्लिट बैक होता है, पर्पल रेड कलर का बनाता है हीमोग्लोबिन आफ्टर गिविंग इट्स बर्थ। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में हमारे पास यही होता है, अगर वो बाइंड कर जाए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ट्रांसपोर्ट हो, तो हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। आगे हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन इसका हमने पढ़ा था। एक जो है चार हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड, मायोग्लोबिन में 1 पॉलीपेप्टाइड। अब 4 पॉलीपेप्टाइड एंड 4 जो है ऑक्सीजन बाउंड होते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, और इसमें 1 पॉलीपेप्टाइड है तो 1 ऑक्सीजन बाइंड होता है। एक में हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप हैं, मायोग्लोबिन में 1 हीम ग्रुप है। अब जो हेमोग्लोबिन है लेस अफिनिटी विद ऑक्सीजन है, मायोग्लोबिन मोर अफिनिटी विद ऑक्सीजन है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है लेस देन 60 mm ऑफ मरकरी। जबकि जब मायोग्लोबिन है उसकी मोर अफिनिटी है, वो रिलीज़ करता है 20 mm ऑफ मरकरी पे जाके। जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है। बाकी एक्सटेंसिव क्वेश्चन ये भी सारे बुक में से वही हैं, आसान ही है। अब हम एडिशनल एमसीक्यूज़ देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या बन सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू जो है यूनिट 14 रिस्पायरेशन में, सबसे पहला जो एडिशनल एमसीक्यू हम देख लेते हैं वो ये है कि रिस्पायरेटरी सरफेस शुड बी। हमने रिस्पायरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। इथिन भी हो सकता है, परमिएबल भी हो सकता है। इट शुड हैव अ गुड ब्लड सप्लाई, मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन एज ए कैपेसिटी टू कैरी, कितने कैरी कर सकता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी हमने पीछे पढ़ा था। अगर हमारे पास इफ़ द डाइजेस्टिव एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक वर कंप्लीटली सेपरेट इन ह्यूमंस देयर वुड बी नो नीड फॉर, किस चीज़ की, अगर हमारे पास डाइजेस्टिव रिस्पिरेटरी ट्रैक अलग अलग हों तो हमारे पास किस चीज़ की नीड नहीं होती। हमने देखा था जो हमारे पास लेरिंग्स है उसके ऊपर एक एपिग्लॉटिस होता है जो डाउनवर्ड हो जाता है जब हमारे पास स्वेल्विंग होती है। अगर दोनों ही अलग अलग होंगे तो एपिग्लॉटिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इन ह्यूमंस में
रिस्पिरेटरी सेंटर हमने क्या पढ़ा था, कहाँ पे, इसके दो बन सकते हैं, एक तो ये रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, लोकेटेड इन द मेड्यूला ऑब्लंगोटा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की स्टिमुलेशन से होता है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा में किस तरह कैरी होती है, वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कैरी होती है। ये कौन सा वाला है, ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट आयन, सही है सही है। अब रिस्पायरेशन किस तरह का प्रोसेस है, तो रिस्पायरेशन हमारे पास कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब हम अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट ब्रांचिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्री डेट हैज़ अ गैसियस एक्सचेंज विद द कैपिलरीज, गैसियस एक्सचेंज कैपेबिलिटीज़। तो हमारे पास जो ये एमसीक्यू दिया हुआ है कि फर्स्ट ब्रांकिंग क्या होती है ब्रोंकियल टी की, जो जिसकी हमारे पास वो होती है ना गैसियस एक्सचेंज जिसमें होती है, तो हमारे पास ये जो है ना ब्रोंकियोल, ब्रोंकी के आगे ट्री में क्या आता है, ब्रोंकियोल्स आते हैं, ब्रोंकियोल्स। बाइंडिंग कब इंक्रीज होती है ऑक्सीजन की, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग तब इंक्रीज होती है, ये हमने ऊपर भी देखा कि जब हमारे पास ज़्यादा हो जाए, जब हमारे पास पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाए और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जब डिक्रीज़ होती है ना, तब हमारे पास जाके उसकी बाइंडिंग होती है। अब लोअरिंग ऑफ डायाफ्राम कब होता है, तो हम देख सकते हैं कि लोअर, इन हमने देखा था लोअर होगा डायाफ्राम तो फ्लैटन हो जाएगा, तो वो किस में होता था फ्लैटन, इंस्पायरेशन में होता था। अब जो प्रोडक्शन होती है साउंड की, हमने देखा लेरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकलाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वोकल कॉर्ड्स होगा। ब्रेक डाउन एल्वोलाई क्या चीज़ होती है, जो ब्रेक डाउन एल्वोलाई की है, ये हमने देखा था कि हमारे पास एम्फोसीमा जो था वो शेप एल्वोलाई का चेंज हो जाता था, तो इसमें ब्रेक डाउन एल्वोलाई ब्रेक हो जाते थे। अब इन्फ्लेमेशन कब होती है ब्रोंकाई की, और नैरोइंग कब एयर ऑफ पैसेज वे, जब एस्थमा होता है ना तो हमारे पास ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब इन्फेक्शन ऑफ लंग को और क्या कहते हैं हमारे पास, इसे न्यूमोनिया कहते हैं। बस ये आज का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, एमसीक्यूज़ भी देख लिए, शॉर्ट आंसर भी देखे। अब इंशाल्लाह अगला चैप्टर शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।